दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बीए पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। गाइस ये क्वेश्चन ऑनर्स वाले एंड जनरल वाले दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑनर्स पेपर 3 में तो ये क्वेश्चन है ही, प्लस जनरल पेपर में भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो जिनका भी जनरल सबसे भी पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 है वह सभी ये वीडियो देख सकता है, क्योंकि उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उसके कार्य एवं अधिकारों का वर्णन करें। ठीक है, How the Prime Minister of India is elected. Discuss his powers and functions. इसी में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत की शक्ति एवं स्थिति का वर्णन करें। Describe the power and position of Prime Minister. इसी में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय प्रधानमंत्री की संवैधानिक एवं संभव भूमिकाओं की विवेचना करें। ठीक है, Discuss the constitutional and the possible role of the Prime Minister of India. और या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री देश का वास्तविक शासक है, इस कथन की विवेचना करें। ठीक है, Indian Prime Minister is the real ruler of the country. Discuss this statement. भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तरह ही प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान किया गया है। ब्रिटेन की शासन पद्धति में प्रधानमंत्री का पद परंपरा पर निर्भर है, जबकि भारत में यह संविधान पर आधारित है। लेकिन दोनों ही देशों में प्रधानमंत्री ही वास्तविक शासक है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के संबंध में ग्लैडस्टोन ने कहा था कि इस पूरे विश्व में कहीं भी इतने छोटे सत्ता की इतनी बड़ी छांव नहीं होती। नंबर वेयर हैज सो स्मॉल अ सब्सटेंस कास्ट सो लार्ज अ शैडो। ग्लैडस्टोन। यह उक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के संदर्भ में भी साधारणतः सत्य है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान की धारा 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति अपनी रुचि तथा इच्छा से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते हैं। भारत में संसदीय पद्धति होने के कारण राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। यदि बहुमत दल का कोई सर्वमान्य नेता नहीं हो या किसी एक दल का स्पष्ट बहुमत नहीं हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है जिसके साथ लोकसभा के बहुमत का विश्वास हो। 1946 में प्रधानमंत्री पद के 2 दावेदार थे, पंडित नेहरू और सरदार पटेल। महात्मा गांधी ने नेहरू को अपना आशीर्वाद दिया और बाद के वर्षों में जब तक वे जीवित रहे अपनी योग्यता से इस पद पर बने रहे। 1964 में नेहरू जी के स्वर्गीय होने पर श्री मोरारजी देसाई और श्री लाल बहादुर शास्त्री में प्रधानमंत्री पद के लिए संघर्ष हुआ और कांग्रेस दल के बहुमत ने श्री शास्त्री को अपना नेता चुनकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। 1966 में शास्त्री जी के निधन होने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री मोरारजी देसाई में प्रधानमंत्री पद के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें कांग्रेस के अधिकांश और वरिष्ठ नेताओं ने श्रीमती इंदिरा गांधी को अपना नेता स्वीकार किया। उसके बाद वे ही बहुत वर्षों तक कांग्रेस की नेता और प्रधानमंत्री बनी रही। 1977 में जब जनता पार्टी के पास बहुमत आया तो 1977 से 1979 तक इसके नेता मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुए। जनता पार्टी के विघटन के कारण जब किसी का स्पष्ट बहुमत नहीं था तो राष्ट्रपति श्री संजीव रेड्डी ने चौधरी चरण सिंह को 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री नियुक्त किया और उन्हें एक निश्चित अवधि में संसद में बहुमत सिद्ध करने को कहा। लेकिन चौधरी चरण सिंह संसद में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाने की आशा से अपना इस्तीफा दिए और लोकसभा को भंग कर नए चुनाव कराने की सिफारिश राष्ट्रपति से किए। राष्ट्रपति ने इसे स्वीकार कर लिया और जनवरी 1980 में फिर से चुनाव हुआ, जिसमें पुनः कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ और इसके नेता श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी की उग्रवादियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने आपस सभी के बीच में सहमति कर श्री राजीव गांधी को अपना नेता घोषित किया। राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह ने उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। 1984 के निर्वाचन में भी कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में भारी बहुमत प्राप्त हुआ और श्री राजीव गांधी उसके नेता होने के कारण राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति को अपनी विचार शक्ति से इसे करने का सीमित अवसर ही मिलता है। राष्ट्रपति कुछ खास परिस्थितियों में ही स्वविवेक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि श्री चरण सिंह के मामले में किया गया, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री का पद खाली था और प्रधानमंत्री का पद भरना बहुत ही जरूरी था, तो इसलिए श्री चरण सिंह प्रधानमंत्री बना दिया गया और उससे संसद में अपना बहुमत साबित करने के लिए कहा गया। प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कार्य, तो आइए देखते हैं प्रधानमंत्री के क्या क्या अधिकार है और क्या क्या कार्य है। जिसमें पहला है मंत्रिमंडल के निर्माण, जीवन तथा मरण का केंद्र बिंदु, यानी कि जब प्रधानमंत्री कोई बनता है तो उसके साथ मंत्रिमंडल भी गठित होती है और जब प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा देती है तो मंत्रिमंडल को भी इस्तीफा देना होता है। प्रधानमंत्री का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य अपने मंत्रिपरिषद का संगठन करना है।
संविधानतः मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है, लेकिन वास्तव में प्रधानमंत्री ही अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों की सूची तैयार करता है, जिसे राष्ट्रपति विधिवत स्वीकार कर लेता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। प्रधानमंत्री जब तक अपने पद पर रहता है, मंत्रिमंडल जीवित रहता है और प्रधानमंत्री चाहे तो कभी भी मंत्री को अपने पद से हटा सकता है, तो इसे प्रधानमंत्री की इच्छा से उसकी मृत्यु भी होती है ऐसा कह सकते हैं। इसलिए प्रोफेसर लास्की ने कहा है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के जन्म, जीवन तथा मरण का केंद्र बिंदु है। ही इज सेंट्रल टू इट्स फॉर्मेशन, सेंट्रल टू इट्स लाइफ एंड सेंट्रल टू इट्स डेथ। लास्की। नंबर 2, विभागों का बंटवारा। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को शासकीय विभागों का वितरण करना प्रधानमंत्री का ही दायित्व है। विभागों के वितरण में वह पूर्णतया स्वतंत्र होता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण कर उन्हें ज्येष्ठता प्रदान करना प्रधानमंत्री का ही कार्य है। नंबर 3, मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करना। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करता है। वह मंत्रिमंडल के कार्यों का संचालन करता है। मंत्रिमंडल की कार्यवाही, निर्णय, नीति निर्धारण इत्यादि में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का पथ प्रदर्शक है। नंबर 4, अन्य मंत्रालयों के कार्यों की निगरानी। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान होने के कारण सभी मंत्रालयों की नीतियों का समन्वय करता है। प्रधानमंत्री प्रशासन के समस्त कार्यों की देखरेख एक प्रमुख प्रबंधक की तरह करते हैं। नंबर 5, नियुक्ति का अधिकार। देश के सभी उच्चस्थ अधिकारियों, सभी विभागों के सचिवों, राज्यपालों, चीफ कमिश्नरों, राजनीतिक पदाधिकारियों, विभिन्न आयोगों के सदस्यों, न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की इच्छा से ही राष्ट्रपति द्वारा होती है। नंबर 6, लोकसभा का नेता। प्रधानमंत्री ही लोकसभा का नेता होता है। इसका तात्पर्य संसद के दोनों सदनों से है। जिस सदन का वह सदस्य नहीं होता, उस सदन में वह एक नेता नियुक्त कर देता है जो सदा उस सदन में प्रधानमंत्री का कार्य करता रहता है। चूंकि वो लोकसभा में सत्तारूढ़ दल का नेता होता है, इसलिए व्यवस्थापन और प्रशासन से संबद्ध नीतियों के निर्धारण में उसका प्रमुख हाथ होता है। वो लोकसभा का समय, विभाजन तथा कार्यक्रम तैयार करता है। वो लोकसभा को विघटित करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श भी दे सकता है। नंबर 7, दल का नेता। वही व्यक्ति लोकसभा का नेता होता है जो अपने दल का भी नेता होता है। ये सर्वविदित है कि प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है और देश में उसकी स्थिति सर्वोच्च होती है। वह अपने दल का प्रतीक माना जाता है, अर्थात उसका दल प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व में समाहित हो जाता है। इसका पूर्ण प्रभाव आम चुनाव में देखा जाता है। नंबर 8, राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच संचार का स्रोत। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल तथा राष्ट्रपति के बीच संचार का स्रोत है। प्रधानमंत्री ही जनसाधारण के महत्व की बातों को राष्ट्रपति तक पहुंचाने का माध्यम है। वो मंत्रिमंडल के निर्णयों तथा प्रशासन संबंधी अन्य बातों की सूचना भी राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री से कोई सूचना मांग सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एवं वह राष्ट्रपति का प्रमुख परामर्शदाता भी होता है। नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रतिनिधित्व का अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में वह अपनी विदेश नीति को स्पष्ट करता है। उसी की इच्छा से विदेश नीति का निर्धारण भी होता है। नंबर 10, आपातकालीन शक्तियां। संविधानतः आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन इसका वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तथा उसके अंतर्गत विशेष अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल की शक्ति है। नंबर 11, देश का वास्तविक शासक। संक्षेप में ये भी कहा जा सकता है कि संविधानतः भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित है, लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति के अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। वह देश का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान और देश का वास्तविक शासक है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की तरह ही भारतीय मंत्रिमंडल भी राज्य रूपी जहाज का निर्देशक चक्र है और प्रधानमंत्री उसका चालक है। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद काफी शक्तिशाली और प्रतिष्ठा का है। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियां विधि की देन है, अतः बहुत हद तक प्रधानमंत्री की शक्तियां उनके व्यक्तित्व के प्रभाव पर निर्भर करता है। लॉर्ड ऑक्सफोर्ड तथा एस्क्विथ की यह उक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के साथ अक्षरशः लागू होती है कि प्रधानमंत्री का पद वैसा ही बन जाता है जैसा कि उस पद का अधिकारी उसको बनाना चाहता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर बताओ कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। तब तक ले अपना ख्याल रखना। जय हिंद।